नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परवरिश। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 3 बहनें उससे बड़ी थीं। हम लोग उसके पड़ोस में रहते थे। उसके लालन पालन को देखकर बचपन से ही मैं उससे जलता था। वह मुझसे 5 साल छोटा था, पर उसे वो सारी सुविधाएं मुहैया थीं जिनकी चाह अक्सर हर बच्चे को होती है। उसके पास खेलने के लिए महंगे खिलौने थे, पहनने को एक से एक मॉडर्न कपड़े थे, पढ़ने के लिए तरह तरह की पत्रिकाएं और कहानियों के ढेरों किताबें थी। कम आमदनी के बावजूद भी उसके माता पिता उसकी तमाम जायज़ और नाजायज़ ज़रूरतों को पूरा करने में खुशी महसूस करते थे, जिसकी भरपाई बहनों से होती थी। उनकी तो आम ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती थी। वे तीनों एक जोड़ी कपड़े में साल निकाल देती थीं। पढ़ने लिखने के लिए किताबें और कॉपियाँ भी नहीं होती थीं। लड़कियां पढ़ लिख लें, इसकी चिंता माँ बाप को कतई नहीं थी। लड़कियां घर के काम काज में लगी रहती थीं और माँ बाप बेटे की देखभाल में। दोनों बड़ी बहनों की पढ़ाई 5वीं 6ठी क्लास तक ही सिमट कर रह गई। उन्हें इसकी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो छोटी उम्र से ही झाड़ू पोछा से लेकर चौका बर्तन तक सभी कामों में अपने आप को ढाल लिया था। घर का सारा काम संभाल लिया था, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया था, क्योंकि नौकर चाकर को तो खर्च में कटौती के लिए हटाया जा चुका था। तकलीफ़ें तो बहनों को सहनी पड़ी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अनदेखी की शिकार हुई वह थी कोयल। बस इसी के चलते उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद दिलचस्पी थी। घर के कामकाज से उसे ना कोई लगाव था और ना ही कोई इच्छा थी। वह दिन भर पढ़ने लिखने में ही लगी रहती थी, जिसका खामियाजा उसे माँ की डांट फटकार से भुगतना पड़ता था। माँ से डांट पड़ती, वे कहती, क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, लड़की जात है, कुछ भी कर ले, चूल्हा चौका में सिमट कर रह जाएगी। बेहतर है कि अभी से घर गृहस्थी के काम समझ ले, नहीं तो बाद में पछताएगी। फिर ना कहना कि माँ ने यह सब सिखाया नहीं था। कभी कभी उसे मार भी पड़ती थी। बड़ी दोनों बहनें काम करती थीं, इसीलिए उन्हें मार नहीं पड़ती थी। ये सब बातें कोयल के दिलो दिमाग पर इस तरह से रच बस गई थी कि बरसों बाद आज जब मैं उससे मिला तो आग बबूला होकर अपनी भड़ास निकालते हुए मुझे बताने लगी। दरअसल मैं उसकी बड़ी बहन की शादी में शरीक होने आया था। इधर उधर की बातों के बाद जब मैंने उसके भाई संतोष के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की तो वह भड़क गई और अनाप शनाप बकने लगी। गुस्से में कोयल ना जाने क्या क्या कह गई। तीसरी बेटी के रूप में पैदा होना जैसे मेरे लिए एक कलंक था। शायद माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं पैदा हो गई थी। 1 साल के बाद ही संतोष पैदा हुआ था। बेटे के आते ही घर में रौनक का माहौल बन गया था। माँ बाप का उसके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार से मैं असहज महसूस करती। अपने आप को माता पिता की नज़रों में हमेशा गिरा हुआ पाती। अपने प्रति माँ के भेदभाव को तब मैं अच्छी तरह समझने लगी थी। मेरे पैदा होते ही गुस्से से पिता ने भगवान की फ़ोटो को नदी में फेंककर घर में पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। ऐसा बताते हुए कोयल फूट फूट कर रो पड़ी थी। संतोष के पैदा होते ही भगवान को घर में फिर से प्रतिष्ठित किया गया था और घर में पूजा पाठ फिर से शुरू हो गया था। ऐसा कोयल ने सुना था और भी उसने बताया कि किस तरह खाने पहनने में उनकी माँ उनके साथ भेदभाव किया करती थी। सुबह नाश्ते में अक्सर हम बहनों के लिए बासी रोटी होती थी और वे भी रूखी सूखी, जबकि संतोष के लिए पराठे और मक्खन, दूध दही फल वगैरह के लिए तो
हम बहनें तरस ही जाती थीं। संतोष के खाने के बाद अगर कुछ बचता तो ही हमें नसीब होता था। एक जोड़ी स्कूल के कपड़ों से हफ्ता निकाल देती थी। पसीने की बदबू आती थी। सहेलियां फप्तियां कसती थीं, जबकि संतोष की पोशाक हमेशा लॉन्ड्री से धुली हुई होती थी। इस्त्री वाले पोशाक हम बहनें सिर्फ किसी खास मौके पर, जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर ही पहनती थी, जिसके लिए हर शाम को स्कूल के बाद खुद अपने कपड़े धोती और पंखे के नीचे सुखाया करती थी। बड़ी दीदी कपड़ों पर इस्त्री कर देती। कभी कभी कपड़े सूख नहीं पाते और गीले कपड़ों में ही स्कूल जाना पड़ता था। और वहीं संतोष, जिसे माँ बाप ने सिर पर बिठा रखा था, आज कहते कहते कोयल दोबारा फपक कर रो पड़ी। कोयल की इन बातों से कुछ पता चले या ना चले, पर इतना तो साफ हो गया था कि संतोष के किसी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से उसे गहरा सदमा पहुंचा है और वह दुखी है। ऐसे समय में मैंने उसे कुरेदना ठीक नहीं समझा। मैंने उसे हिम्मत बंधाकर चुप कराया। शादी में काफ़ी लोग थे, पर ना जाने क्यों चहल पहल में कमी कहीं ना कहीं मुझे डरा रही थी। मैं 10 साल बाद इस परिवार से मिल रहा था। मेरी 10वीं के बाद पिताजी का तबादला हो गया और उसके बाद कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हम मिलते। कोयल से कॉलेज में बातचीत हो जाती थी, पर सीमित रूप से। कई पुराने दोस्तों से वहाँ मुलाकात हुई। उन लोगों से ही संतोष के बारे में जानकारी मिली और उसके वहाँ ना होने की वजह साफ हो गई। दरअसल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दौरान संतोष रिंकी के प्रेम पास में फंस गया था, जिस पर कोयल ने ऐतराज़ जताया था, क्योंकि कोयल रिंकी के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थी। रिंकी कोयल की हम उम्र थी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। रिंकी को डांस में दिलचस्पी थी। वह बचपन से ही कथक डांस की तालीम ले रही थी। स्कूल हो या कॉलोनी, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस करने के लिए उसे कहा जाता था। डांस के सिलसिले में उसे अपने ग्रुप के साथ शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। कोयल और रिंकी दोनों अच्छी सहेली हुआ करती थी। दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। उनका एक साथ पढ़ना लिखना और घूमना फिरना भी था। तब रिंकी के कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, जो शायद रिंकी के मुताबिक डांस ग्रुप से ही जुड़े थे। इसीलिए कोयल उनसे अनजान थी। स्कूल जाते हुए या कभी शाम को टहलते हुए उन दोस्तों में से कोई ना कोई रिंकी से मिलने आ जाता था। कई बार कोयल को उनके मिलने जुलने का ढंग अच्छा नहीं लगता था। वह रिंकी से इसकी शिकायत भी करती, पर वह किसी न किसी बहाने सब कुछ टाल जाती। कई बार तो रिंकी रात रात भर घर से बाहर रहती, पर अपने घर पर बताकर आती कि वह कोयल के घर जाएगी गणित की प्रैक्टिस करने। कभी कभी तो किसी कार्यक्रम के लिए डांस की प्रैक्टिस करने का बहाना बनाकर रात भर घर से बाहर रहती थी। रिंकी की माँ के पूछने पर कोयल वैसा ही बताती जैसा कि उसे रिंकी के द्वारा कहने को कहा जाता था। उसके लिए कोयल को बेवजह ही झूठ बोलना पड़ता था, जो वह नहीं चाहती थी। उन लड़कों के चाल चलन पर उसे शक होने लगा था। यकीनन ये आवारा लड़के ही थे जिनसे रिंकी का मेल जोल था। पूछने पर पहले तो रिंकी ने आनाकानी की, पर असलियत का पता चलते ही फौरन कोयल ने रिंकी से दूरी बना ली। फिर भी रिंकी कहीं न कहीं किसी रेस्टोरेंट में, पार्क में या सड़क पर किसी पेड़ की आड़ में लड़कों के साथ मटर कश्ती करती दिख जाती थी। कभी किसी के साथ तो कभी कोई और होता था। खुले आसमान में चिड़ियाँ अपने पंख फैलाकर उड़ रही थीं। ना कोई दिशा थी और ना ही कोई मंजिल छोड़ गया था। अचानक एक दिन कोयल ने मुझे आने को कहा। आनन फानन में ही हम दोनों ने आर्य समाज विधि से शादी कर ली। सिर्फ मेरे घर के लोग शादी में थे। कोयल ने किसी को भी नहीं बुलाया था।
माँ, बहनें और भाई किसी को भी नहीं। जब किसी को उसकी फिक्र नहीं है तो वह क्यों उन्हें बुलाए। उन लोगों के प्रति कोयल के मन में गुस्सा होना मुझे लाजमी लगा। मेरे घर के लोग इस शादी से बेहद खुश लगे। कई महीने बीत गए, पता नहीं अचानक कोयल को माँ की याद आने लगी। हम दोनों ने उनसे मिलने का मन बनाया। बनारस के किसी आश्रम का पता पर्ची में लिखा था। जब हम वहाँ आश्रम में पहुंचकर संतोष के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो मैली कुचैली साड़ी में लिपटी एक दुबली सी बुढ़िया कोयल से लिपटकर रोने लगी। वो माँ हो सकती है, हमने कल्पना भी नहीं की थी। वे सूखकर काटा हो चुकी थी, पहचानना मुश्किल हो रहा था। माँ की हालत पर कोयल भी बिलख कर रोने लगी थी। उन्हें शांत कराया। माँ हमें संतोष के घर पर ले गई। वहाँ संतोष नहीं था और ना ही उसकी पत्नी। वे कई दिनों से शहर से बाहर किसी योग शिविर में गए हुए थे। माँ ने बताया कि महीने में 20 दिन वे लोग घर से बाहर रहते हैं। हमें माँ की बदहाली की वजह समझते देर नहीं लगी। वहाँ दीवार पर टंगी फोटो में संतोष के साथ रिंकी थी। रिंकी के पति की मौत में हत्या का जो शक जताया जा रहा था उसकी तस्दीक तो नहीं हो पाई थी, पर संतोष को जिस विधवा विवाह की बात पर जिद थी उसके पीछे की कहानी साफ हो गई थी। तकरीबन घंटा भर रहने के बाद जब हम निकलने लगे तो माँ एक साफ साड़ी में तैयार होकर बड़ी बेबसी से कोयल के चेहरे पर उभरते भावों को अपनी सूनी निगाहों से देख रही थी। कोयल ने विनम्र आंखों से मेरी रजामंदी मांगी थी। माँ को साथ लेकर हम वहाँ से वापस आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।